मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पूरे आप सीडीपी के 50 प्रश्न को कवर करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों में हम देखेंगे सीडीपी के उस चुनिंदे प्रश्नों को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो ये सीडीपी के आपका सीटेट में पिछले विगत वर्षों में कई बार ऐसे प्रश्न हैं कि जो रिपीट हुए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि इन्हीं प्रश्नों के लेवल को अगले साल के पेपर में लेवल मान के दे दिया गया है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और कवर करेंगे कि कैसे कैसे सीटेट प्रश्न को ला रहा है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना आप मत भूलिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चों की बुद्धि लब्धि, याद रखेगा बच्चों की बुद्धि लब्धि को शॉर्टकट में IQ बोलते हैं। याद रखेगा बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र होता है और बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100 होता है। ये बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है। ये बात को आप लोग याद रखेगा। जो बुद्धि लब्धि के सूत्र के बारे में बात करें तो जो टर्मन नामक वैज्ञानिक है ना, बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादन किए थे, लेकिन याद रखेगा स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि का सूत्र देने का काम किया था। काफ़ी बार पूछता है। चलिए प्रश्न की दुनिया में चलते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य वह बच्चा कैसा है। याद रखेगा वह बच्चा कैसा है। कहीं अगर 90 से लेकर 120 भी दे देना तो आप डरिएगा मत, क्योंकि 90 से लेकर 120 में अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि है ना तो आप लोग याद रखिएगा प्यारे, वह कौन सा बच्चा है, वह सामान्य बुद्धि का बच्चा है। याद रखेगा कैसा बच्चा है, सामान्य बुद्धि का बच्चा। इस बात को याद रखेगा। अगर एक प्रश्न और बनता है, अगर कोई बच्चा है जिसका बुद्धि लब्धि 140 प्लस है, कितना है दोस्तों, 140 प्लस है, तो जब किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि 140 प्लस है ना तो बच्चा कैसा होगा आपको पता है, वह आपका प्रखर बुद्धि का होगा। इस बात को याद रखेगा, प्रखर बुद्धि का, वह प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेगा। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बच्चा क्या कहलाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट हुए हैं। आपका यूपी टेट में भी अगर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न मिल जाएगा और सी टेट में भी ये 2-3 बार प्रश्न पूछा है कि कुछ। अब याद रखिए, आपको पता है कि 90 से लेकर 120 के बीच वाला बच्चा सामान्य बुद्धि का कहलाता है। तो ये जो 90 से लेकर 110 है तो वह इसी के बीच में पड़ेगा, इसलिए आप इसको क्या बोलिएगा, सामान्य बुद्धि के श्रेणी का बच्चा बोलेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्षों के बच्चों के लिए लागू है। या ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 जो कि एजुकेशन राइट कहता है कि 6 वर्ष से 14, कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। याद रखेगा निःशुल्क एवं अनिवार्य या फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। याद रखिएगा। यहीं पे जो दिव्यांग बच्चे हैं ना, दिव्यांग बच्चे की बात कर लें तो ये 6 से 14 नहीं है दोस्तों, ये 6 से कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे ना उनको फ्री शिक्षा का प्रावधान है। ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है। यहीं पे आप लोग याद रखेगा, जो गरीब या निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछ देता है। तो याद रखेगा 6 से 14 वर्ष के लिए। ये बात सभी याद रखते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं याद रखता कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए जो प्रावधान है वह 6 से 18 वर्ष का है। इस बात को याद रखेगा। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये बातें कही गई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है। या ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा है और उसकी वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की आपको क्या करना है, सर्वाधिक अच्छी विधि आप बताइएगा। कैसे बच्चे का सर्वाधिक विकास और इसके बाद उसकी वृद्धि होगी, इसको देखेगा। मनोविश्लेषणात्मक विधि कहलाती है, तुलनात्मक विधि के द्वारा किया जाता है, विकासी विधि के द्वारा किया जाता है, कि आपका सांख्यिकी विधि के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किसके विधि द्वारा किया जाता है, तो विकासी विधि द्वारा। विकासी विधि होती क्या है, विकासी विधि में बच्चे के विकास का अध्ययन करते हैं कि बच्चा कितना विकास कर गया है। इस बात को याद रखेगा। तुलनात्मक विधि क्या होती है, 2 वस्तुओं के बीच जब तुलना किया जाता है तो वह तुलनात्मक विधि कहलाती है। और मनोविश्लेषणात्मक विधि क्या कहलाती है, जब हम किसी बच्चे के बारे में गहन उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं तो वह मनोविश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। इस बात को याद रखेगा। सांख्यिकी विधि जो होती है वह वस्तुओं को गिनने, जोड़ने आदि गुणन करने में सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हैं। तो एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास का अध्ययन हमको करना है, वृद्धि का करना है, ग्रोथ का करना है
और उसके विकास का अध्ययन करना है तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन कहलाएगी? तो यह विकासी विधि कहलाएगी, क्योंकि विकासी विधि में बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पे लिखा है कि गार्डनर ने 8 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। याद रखिएगा, कहता है कि बहुबुद्धिता का सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया है। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है। दूसरा का प्रश्न बनता है कि बहुबुद्धिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। एक बात दो बात ये देखें आप लोग, एक प्रश्न ऐसे बन जाता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धिता के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा उसके अनुसार आप लोग क्या देखेंगे? 8 नियम देखेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो होते हैं घुमा के पूछ देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धिता का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे संस्थान संबंधित बुद्धि, भावात्मक बुद्धि और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। भाषात्मक बुद्धि भी आप लोग देखेंगे मिल जाएगा, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी मिल जाएगा और इसके बाद स्थान संबंधित बुद्धि मिल जाएगा, लेकिन आपका भावात्मक बुद्धि नहीं मिलेगा। यही आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं मिलेगा। इनमें से कौन नहीं है पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके गलत हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु कितनी है दोस्तों? मानसिक आयु है आपका कितना? 5 वर्ष। याद रखेगा, वास्तविक आय आपका कितना है? वास्तविक आय है 4 वर्ष और गुणा के क्या होता है? 100 होता है। यही होता है IQ निकालने का सूत्र होता है, इस बात को याद रखेगा। मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणा के 100 होता है। अब देखिए 4 से 100 को काटेंगे कितने बार में कटेगा? ये 25 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा दोस्तों? ये 25 बार में कटेगा और 25 पचे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष, तो उसे बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 होगी। सबसे पहले सूत्र को आप याद रखिएगा। सी टेट में कई बार पूछा है, जो ऑप्शन होते हैं ना उसी को ऊपर नीचे कर देता है, जो पॉइंट होते हैं। तो याद रखिएगा, जो आप क ख ग घ पढ़ते हैं तो क ख ग घ में जो सबसे ऊपर आता है कौन आता है? म आता है कि वो आता है? आपको पता है, देखिए यहाँ पे मानसिक में म है और यहाँ पे देखिएगा वास्तविक में वह है। बच्चा यहीं पे गलती करता है, जो पहले आता है वो ऊपर रहेगा। तो मानसिक आयु और बटा के हो जाएगा वास्तविक आयु और गुणा के 100। इतना तो सब याद रख लेते हैं, बस दिक्कत आती है मानसिक और वास्तविक में। तो जो अल्फ़ाबेट में जो आपका क ख ग घ में जो सबसे पहले आएगा, म पहले आता है व की अपेक्षा, तो म रहेगा आपका ऊपर, व रहेगा आपका नीचे और बटा में गुणा के क्या रहेगा भैया? यहाँ पे 100 रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। वीडियो अच्छे लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? ठीक ना। तो जो आपके इनको देखिएगा, एक महान मनोवैज्ञानिक है, उस मनोवैज्ञानिक का नाम अभी आपको बताएंगे। और उस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। उन्होंने किसने कहा है? BN झा ने कहा है कि स्कैनर ने कहा है कि डेविस ने कहा है कि वुडवर्थ ने कहा है? तो याद रखिएगा उस मनोवैज्ञानिक का नाम है स्कैनर। स्कैनर साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। कैसे है? याद रखिएगा। स्कैनर साहब एक बात और कहते हैं कि बच्चा जो होता है ना वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। बच्चा जो होता है समाज में एक दूसरे की नकल करके किसी चीज़ को सीखता है। जब वो परिवार में रहता है तो अपने माता पिता से नकल करता है, जब परिवार से निकलता है तो आस पड़ोस से नकल करता है, और जब अपने आस पड़ोस से भी बाहर निकलता है तो अपने समाज की नकल करके बच्चा सीखता है। तो यही मनोवैज्ञानिक है स्कैनर साहब। स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे की क्या करता है? नकल करता है। अगर इसको आप याद करना है ना दोस्तों तो ऐसे याद करिए। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर जो होता है किसी भी प्रोग्राम को स्कैन करके वो अपने अंदर सूचना को ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये आप लोग इतना शब्द कुछ लिखे हुए देख रहे हैं तो आपको स्कैन करना होगा। जैसे गूगल लेंस से ही आप ये लोग स्कैन करिएगा। चाहे आप लोग मानिएगा QR कोड को स्कैन किया जाता है तो स्कैन करने के बाद उस चीज़ को, उसमें से कुछ चीज़ हम क्या करते हैं? चुरा लेते हैं। चुराने का मतलब हुआ नकल कर लेते हैं। तो स्कैनर से कैसे मालूम चल जाता है कि किसको पैसा आपको सेंड करना है, भेजना है? तो याद रखिएगा, तो स्कैनर का मतलब होता है नकल करना।
ऐसे आप लोग याद रखिए, अगर आप स्कैनर का मतलब नकल करना जान गए तो आप इतना जान गए कि एक मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, और उस वैज्ञानिक का नाम है स्कैनर। और स्कैनर साहब ही कहे हैं कि बच्चा जो होता है समाज से नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे। अगर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हिंदी में अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो वह कौन सी आयु है जिसमें जो बालक होते हैं वह अक्षरों को पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में कि 5 वर्ष में, 4 वर्ष में कि 5 वर्ष में कि 6 वर्ष में? आप देखेंगे जो बालक होता है वह 5 वर्ष की अवस्था में क्या करने लगता है, अक्षरों को सर्वप्रथम पहचानने लगता है, और 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक जो होता है वह विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, जो विकार संबंधित एक प्रश्न है कि एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, कि सीखने की अक्षमता है, कि आपकी सुनने की अक्षमता है? तो जो आप लोग एलेक्सिया के बारे में बात करेंगे तो आपको एलेक्सिया मिल जाएगा। देखिए एलेक्सिया होता क्या है कि ये एक प्रकार की डिसलेक्सिया भी इसको बोला जाता है। तो यह पढ़ने से संबंधित विकार है। जब बच्चा को कोई भी चीज़ एक वस्तु की अपेक्षा 2 वस्तु दिखाई देने लगती है तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है। तो यही होती है एलेक्सिया, जो कि आपकी पठन संबंधित अक्षमता होती है, पढ़ने की अक्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब बच्चा गुणा करने में उसको प्रॉब्लम आए तो यह डिस्कूलिया कहलाता है। पढ़ने में संबंधित आए तो यह आपका डिसलेक्सिया कहलाता है। लिखने में संबंधित आए तो डिस्ग्राफिया कहलाता है, और भ्रम जैसी स्थिति आए तो डिस्माफिया कहलाता है। इस बात को याद रखेगा। जब बच्चा किसी कार्य को करते करते टेंशन में आ जाए या ऊब जाए तो यह डिस्टेनिया कहलाता है। याद रखिएगा, ऐसे चीज़ों को प्रश्न बनते हैं यहीं से। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इस बात को याद रखिएगा। तो जो आप लोग देखेंगे पियाजे की जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है यह किस अवधि तक मानी जाती है? यहाँ पे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। जब दोनों चारों ऑप्शन को आप देखेंगे ना तो पियाजे की जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है यह सबसे अंतिम अवस्था होती है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। इस बात को आप लोग याद रखेगा। जब 0 से 2 वर्ष का बच्चा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग संवेदी पेशी अवस्था। क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं आप लोग मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसको मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसको पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इसको पेशी सक्रियात्मक अवस्था। इस बात को याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस अवधि तक मानी जाती है? प्रश्न ये बनता है कि पियाजे ने बालक की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो आप लोग याद रखिएगा 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पियाजे ने प्रारंभिक बालक की अवस्था किसे माना है? तो 0 से 2 वर्ष को माना है, जो पेशी सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लेता है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? याद रखिएगा, एक बच्चे को गर्भ के अंदर बड़े होने में, या कोई भी बच्चा अगर माँ के पेट में पलना जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके बाद 9 माह के बाद बच्चा जो होता है वो जन्म लेता है। कितने माह के बाद बच्चा जन्म लेता है? याद रखिएगा, वह जो बच्चा होता है वह 9 महीने के बाद जन्म ले लेता है। इस बात को याद रखिएगा। तो 9 माह में कितने दिन होते हैं? 270 दिन होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो यह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दिन माने गए हैं वह कितने माने गए हैं प्यारे? 270 के नियर अबाउट या इर्द गिर्द जो है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, 280 दिन। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? याद रखेगा, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है पेस्टोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि पेस्टोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो अपने बेटे के ऊपर या अपने 3 वर्षीय पुत्र पर ही इन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया था। तो इस मनोवैज्ञानिक का नाम है पेस्टोलॉजी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालक का विकास होता है तो बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ होता है कि पैर से सिर की तरफ होता है, दोनों ओर से होता है, इनमें से कोई नहीं? आप लोग तो इतने जानते होंगे कि इनमें से कोई तो होगा नहीं, दोनों ओर से तो होता नहीं। अगर दोनों ओर से तो होगा नहीं, इतना तो कन्फर्म है। बालक का जो विकास होता है वह पैर से सिर की ओर तो होता नहीं है। जो बालक
का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछता है कि बालक का विकास कैसे होता है, तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन है। तो विकास के संबंध में गलत कथन को छांटना है। जो विकास होता है वह विशिष्ट से समान की ओर होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कि दिशा सिर से पैर की तरफ होती है, कि वर्तुलाकार गति होती है। जब इस सभी प्रश्नों को आप लोग देखिएगा समझिएगा तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि विकास के संबंध में गलत कौन है। तो सही सबसे पहले देख लें, जो विकास होता है वह उसकी गति वर्तुलाकार गति होती है। विकास जो होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। अभी हम आपको बताएं विकास जो होती है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, जो विकास के संबंध में गलत कथन पूछा है तो गलत कथन का गलत ही होगा। याद रखिएगा, इस वाला कथन जो आप लोग देख रहे हैं ना कि जो विशिष्ट से समान की ओर होता है, ये नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सभी क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। सही है इसलिए गलत हो जाएंगे, लेकिन विकास के संबंध में गलत कथन पूछा है तो विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से समान की ओर नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे कि गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। याद रखिएगा, गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं कहलाती है। सहसावस्था नहीं कहलाती है, कि डिम्ब अवस्था नहीं कहलाती है, कि बीजकरण नहीं कहलाता है, कि भ्रूणावस्था नहीं कहलाता है। जब बच्चा माँ के पेट में पहली बार पलना स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग भ्रूणावस्था बोलते हैं, बीजकरण अवस्था बोलते हैं और डिम्ब अवस्था भी बोलते हैं। तीनों अवस्था बोला जाता है, लेकिन गर्भधान काल की अवस्था किसे नहीं माना जाता है प्यारे। तो जो सहसा अवस्था होता है इसे गर्भधान काल की अवस्था नहीं मानते हैं। जब बच्चा जन्म लेकर पृथ्वी पर इस दुनिया में आ जाता है तो वह जो अवस्था होती है वह सहसा अवस्था होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये जो अवस्था है वह गर्भधान काल की अवस्था नहीं मानी जाती है। यह एक जीवन जीने की अवस्था होती है। इस समय बालक जो होता है माँ के पेट से जन्म ले लेता है। याद रखिएगा, गर्भ से बाहर इस दुनिया में आ जाता है तो वह सहसा अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कह रहा है कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मानव मन तथा शरीर का विकास ही मनोभौतिक कहलाता है। शरीर तथा हड्डी का विकास कहलाता है। शरीर तथा हृदय का विकास कहलाता है। आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, मनोभौतिक, याद रखिएगा, मनो का मतलब है मन से और भौतिक का मतलब है कि आपके भौतिकी अवस्था, जैसे आपका शरीर हो गया, आपका भार हो गया, आपका आकार हो गया, आपका आकृति हो गई, आपका हाइट हो गया, ये जो विकास होगा ना, यही विकास मनोभौतिक विकास कहलाता है। देखेंगे, मन तथा शरीर का विकास ही मनोभौतिक कहलाता है। ऑप्शन से आप लोग यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान में दीजिए। मनो का मतलब होता है मन से और भौतिक का मतलब होता है आपकी शरीर, आपकी बॉडी, आपके भार, आपके आकार, आपका शेप, ये आपके भौतिक अवस्था कहलाती है। तो मन तथा शरीर का विकास ही मनोभौतिक विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। गर्भ में ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है दोस्तों कि जो आपके एग्जाम में न बने हों। मैंने ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लिया कि जो आपके प्रीवियस ईयर से नहीं है। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके तैयारी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यही आपके परीक्षा में अंक स्कोर कराएंगे। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? पैर का होता है कि सिर का होता है कि आपका धड़ का होता है कि सभी का होता है? याद रखिएगा, ये धड़ नहीं है दोस्तों, ये धड़ है। क्या है दोस्तों? धड़ है। इस बात को याद रखिएगा। तो गर्भ में माँ के पेट में सबसे पहले बालक का किस चीज़ का निर्माण होना शुरू होता है? तो सिर का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हड्डियों की बात कहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनके याद रखिएगा, जो सहसावस्था के बच्चे होते हैं उन्हें हम शिशु कहते हैं। ये बात को याद रखिएगा। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206 हड्डी पाई जाती है, 230 पाई जाती है कि 270 पाई जाती है कि 320 पाई जाती है? इस प्रश्न को देखिएगा।
जब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो जन्म के समय जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उसके अंदर 270 हड्डी पाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है और मेरे प्यारे कितने ऐसे प्रशिक्षु होंगे 206 के साथ गए होंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, 206 नहीं होता है। ये 206 कब होता है? बाद में जैसे जैसे हड्डियां, जब मनुष्य बड़ा होता है तो यह हड्डियां जो होती हैं आपस में धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं, और जुड़ के जब बालक किशोरावस्था के बाद आपका प्रौढ़ावस्था में जाता है तो उसके अंदर जो हड्डियां हो जाती हैं 206 हो जाती हैं। जन्म के समय शिशु के अंदर 270 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 18 नंबर की बात करेंगे। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब बालक जो होता है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? इसको आप लोग देखिएगा 6 माह में, 6 माह में, कि आपका 8 माह में, कि आपका 9 माह में, कि आपका 3 माह में। याद रखिएगा, जो बालक होता है सबसे पहले पहचानना अगर किसी को स्टार्ट करता है इस दुनिया में, लाइफ जीवन में, तो वह अपने माँ को स्टार्ट कर देता है, और वो जो बच्चा स्टार्ट करता है 3 माह में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न आपको बताया, जैसे बच्चे में जब जन्म लेता है बच्चा तो वह जो माँ के पेट में कितने दिनों तक रहता है? 280 दिन तक गर्भकाल कहलाता है। ये बात को मैंने बताया। आपको बताया कि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं कितनी होती हैं? 270 होती हैं। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है, तो ये हड्डियाँ 206 हो जाती है। मैंने बताया कि बालक अपनी माँ को पहचानना कब स्टार्ट करता है? तो 3 माह में स्टार्ट करता है। सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। बच्चे की जो प्रथम माँ होती है ना, वो प्रथम टीचर होती है, ये भी बात को याद रखिएगा। प्रथम टीचर कौन है बच्चे का? तो माँ है। प्रथम डॉक्टर कौन है बच्चे का? तो ये माँ है। याद रखिएगा, प्रथम विद्यालय बच्चे का कौन है? तो आप उसका परिवार है, उसका घर है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे। यहाँ पे 19 नंबर को देखेंगे। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है, कि 450 ग्राम होता है? तो बालक जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन करा है कि कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना का मतलब होता है अपने मन में ख्वाब पालना, ठीक ना। तो बच्चा जो होता है कल्पना जगत में, विचरण का मतलब घूमना, वहाँ पे विचरित करना, तरह तरह की चीज़ें अपने ख्यालात मन में लाना और उसके प्रति सोचना। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में होता है, कि आपका किशोरावस्था में होता है, कि बाल्यावस्था में होता है, कि शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होता है। तो याद रखिएगा, जो बच्चे होते हैं कल्पना जगत में विचरण कब करते हैं? तो शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में करते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं किशोरावस्था के साथ गया तो ये किशोरावस्था ही रह जाएगा, बाल्यावस्था छूट जाएगा, शैशवावस्था छूट जाएगा। बच्चे जो होते हैं कल्पना जगत में विचरण हर स्टेज में करते हैं, हर स्टेप में करते हैं, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो प्रश्न बना, प्रश्न के अनुसार इसको आंसर आपको देना होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा तो ये आपके लिए उपयुक्त आंसर हो जाएगा इन तीनों की अपेक्षा। याद रखिएगा, इन तीनों की अपेक्षा। लेकिन आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। शैशवावस्था में बालक विचरण करता है, किशोरावस्था में करता है, बाल्यावस्था में भी करता है। क्या शैशवावस्था किशोरावस्था में करता है तो बाल्यावस्था में नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। लेकिन कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखकर ही आपको हल लगाना है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, एक से अधिक वाला ऑप्शन है नहीं, तो आप लोग डी के साथ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बालक में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक कितने वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में। सबसे पहले बालक अक्षरों की पहचान भी 5 वर्ष में और मुख्य रंगों की पहचान भी 5 वर्ष में। याद रखिएगा, अपनी सबसे पहले बालक किसको पहचानना स्टार्ट करता है? तो माँ को पहचानना स्टार्ट करता है। कब? तो 3 माह में। अभी आपको बताएं, अगर आपको प्रश्न ऐसे बने दुनिया में सबसे पहले बालक किसके तरफ आकर्षित होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। इसका आंसर माँ नहीं होगा, प्रकाश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में बच्चा करता है? याद रखिएगा, जैसे पानी है तो उसको पीनी बोल देगा, मम्मी को मिम्मी बोल देगा, पापा को पप्पा बोल देगा, ठीक ना, बाबा को बब्बा बोल देगा, दादी को दीदी बोल देगा, ऐसे शब्द बोलेगा। जैसे देखिएगा, तो छोटे छोटे वाक्य को बच्चा बोल लेगा और तथा वो 3 पहियों की साइकिल चलाएगा, ठीक ना। साइकिल में 2 पहिया होते हैं, लेकिन कह रहा है कि 3 पहियों की साइकिल चलाएगा। मतलब वो बालक जो है ना अभी सही चल नहीं पा रहा है। तो जब बालक सही नहीं चल पा रहा है तो प्रौढ़ावस्था होगा नहीं,
किशोरावस्था होगा नहीं। बाल्यावस्था में बालक चलने लगता है, जो शैशवावस्था है ना, इसी में बालक जो होता है 3 पहिया की साइकिल चलाएगा और छोटे छोटे वाक्य, किसी भी बड़े वाक्य को 1-2 वर्ड में बोलकर वह प्रतीत करा देगा कि उसको ये चीज़ कराना है। ठीक ना, ये बात को याद रखेगा। तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहिए की साइकिल चलाना, ये शैशवावस्था के गुण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर की बात कर रहा है। 23 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश के तरफ, माँ के तरफ, ध्वनि के तरफ, भोजन के तरफ। तो जो छोटे बालक होते हैं सबसे पहले वे किसके तरफ आकर्षित होते हैं? प्रकाश के तरफ। और उसके बाद वो कहाँ पे, अगर लाइफ जीवन में देखिएगा तो माँ के तरफ। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, प्रकाश के तरफ। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये प्रश्न बना था सीटेट में, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये प्रश्न विवादों में घिरा था और इसके कुछ लोगों ने अलग अलग प्रकार के आंसर को बताते थे। चलिए इसका हम डिफाइन करेंगे कि कैसे इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। जो बालक की जिज्ञासा होती है उसको आप लोग दमन करेंगे कि शांत करेंगे कि उत्तेजित करेंगे कि सक्रिय करेंगे? तो जो बालक की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा का मतलब होता है सोचने की प्रवृत्ति। बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार के ख्यालात आते हैं, ठीक ना। तो जो बालक की जिज्ञासा होती है उसको आप लोग क्या करेंगे दोस्तों? शांत करेंगे, ना कि दमन और उत्तेजित और सक्रिय करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जब ये प्रश्न बना था तो विवादों में घिरा था और विवादों के बाद ये आंसर निकल कर आया कि बालक, एक अच्छे शिक्षक की ये पहचान होती है कि वह छोटे बालक की जिज्ञासा को क्या करेंगे? शांत करेंगे। जो बच्चा के अंदर भाव चल रहे हैं उसके प्रति उसको जानकारियां देंगे और जानकारी देके उसकी भावनाओं को क्या करेंगे दोस्तों? शांत करने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये प्रश्न बहुत विवादों में घिरा था, पहले बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1590 में, 1879 में, 1887 में कि 1930 में? याद रखिएगा, भारत में बाल विकास की सर्वप्रथम शुरुआत 1930 में की गई थी। बालक शिक्षा और बालक के बारे में प्रथम बार वर्णन अगर कहीं मिलता है तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 से स्टार्ट हुई थी। ये बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? याद रखेगा, किशोरावस्था, किशोरावस्था को सबसे पहले आप लोग याद रखेगा। किशोरावस्था जो होता है वह 12 से 18 साल तक होता है। कितने वर्षों तक होता है? तो यह 12 से 18 साल तक की अवस्था होती है जो किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आवश्यकताओं, आपके अंदर अगर आवश्यकता नहीं होगी तो आप किसी चीज़ को सीखना ही नहीं चाहेंगे दोस्तों, इसका भी प्रभाव पड़ता है। और सुरक्षा, अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन याद रखेगा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर और सुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात याद रखेगा। सुरक्षा का प्रभाव पड़ेगा लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप लोग याद रखेगा। यह जो ये वर्ड है ना दोस्तों, ये निगेटिव वर्ड है। और सुरक्षा की बात कहा है, बच्चा को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था याद रखेगा 12 से 18 साल तक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था जो होती है बच्चे की संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, ये जो होती है अपराध की अवस्था, ये इसमें अपनी पहचान बनाना, इसमें जो होता है बच्चा सम्मान कमाना चाहता है, ये सब अवस्थाएं जो होती है किशोरावस्था को कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे है कि 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था और स्वयं केंद्रित अवस्था। इसको आप लोग ध्यान से जब देखिएगा तो आपको मिलेगा कि जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण होते हैं इसमें अवस्था जो होती है, यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा आधारहीन हित आत्मचेतना अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसको आप लोग देखना है। परंपराओं को धारण नहीं करता है बच्चा, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था नहीं करता है, स्वकेंद्रित होता नहीं है। इसमें होता है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। इसको आप लोग याद रखेगा। 27 का बी आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? प्रतिफलित करता है। तो यह हरलाक का कथन है कि जेम्स ड्रेवर का कथन है कि मैकडुअल का कथन है कि मुनरो का है? तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन जो है दोस्तों
वह हरलाक का है। किसका है दोस्तों? हरलाक का है। महान मनोवैज्ञानिक है, इनका कथन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? ये बात को याद रखिएगा। यह कथन किन्होंने कहा है? इस बात को जब आप लोग देखिएगा तो यह कथन जो है दोस्तों वह किसका है? स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कथन स्टैनली हॉल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको आपको याद करना होगा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह स्टैनली हॉल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है, इसको आपको याद करना होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह दिए हैं दोस्तों पियाजे साहब ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है मानसिक विकास का संबंध? अवबोध की क्षमता से है दोस्तों। स्मृति का विकास, मेमोरी का विकास, मस्तिष्क का विकास इससे भी है। तर्क करना और निर्णय लेना ये भी मानसिक विकास से है। लेकिन याद रखिएगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई मानसिक विकास नहीं है, ये क्या है? शारीरिक विकास है। तो संबंध नहीं है, किससे नहीं है? तो ये वाले ऑप्शन से नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है आपका? ये आपका शारीरिक विकास है। बच्चे का वजन हो गया, ऊंचाई हो गया, आकार हो गया, आकृति हो गया, शेप हो गया, ये सब शारीरिक विकास होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम कब होती है? याद रखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो हड्डियां होती है कितनी होती है प्यारे? 270 होती हैं। याद रखिएगा धीरे धीरे जब मनुष्य वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो यह हड्डियां कितनी बच जाती हैं? 206 बच जाती है। इस बात को तो आप लोग याद रखिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बच्चा जो होता है माँ के पेट में जो गर्भ अवस्था होती है 280 दिन की होती है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद जो आता है तो उसकी शैशव अवस्था हो जाती है, इस बात को मैंने अभी बताया हूँ। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, शैशवावस्था में कम होती है, नहीं होती है दोस्तों, यहीं पे तो सबसे ज़्यादा होती है। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। याद रखिएगा सबसे कम जो हड्डियों की संख्या होती है ना वो प्रौढ़ावस्था में होती है, क्योंकि 18 साल, यहाँ पे देखिएगा 18 साल की बाद की जो अवस्था होती है ना, 18 से 60 साल की जो अवस्था होती है ना, ये प्रौढ़ावस्था कहलाती है। और इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है ना दोस्तों सबसे कम होती है, ये बात को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछे तो शैशवावस्था में होती है, 270 होती है, और प्रौढ़ावस्था में सबसे कम होती है, कितनी होती है? 206 होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। याद रखिएगा किशोरावस्था जो होता है वह 12 से 18 साल की अवस्था है। कितने साल की अवस्था है दोस्तों? 12 से लेकर 18 साल की अवस्था है। और किशोरावस्था की प्रमुख अवस्था होती है, इसमें जो बालक होता है ना वह नए जीवन को पाना स्टार्ट करता है। वह जो होता है वो समाज में अपना सम्मान पाना चाहता है। यह जो होती है अपराध की अवस्था कहलाती है, तूफान की अवस्था कहलाती है, संघर्ष की अवस्था कहलाती है। तो इसमें जो बच्चा होता है ना अपने आप को सही जगह पे समायोजित नहीं कर पाता है। अगर उसको जो चीज़ बताइएगा ना वही करने के प्रति वह उत्साहित हो जाता है। तो किशोरावस्था की जो प्रमुख समस्या है समायोजन की है, बच्चा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो किशोरावस्था सबसे पहले प्रश्न में ही देखेंगे संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा है? तो यह स्टैनली हॉल ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद करेंगे आप। किशोरावस्था 12 से 18 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था को संघर्ष, तूफान, विरोधी, अपराध, इस सभी अवस्थाओं में बच्चा सम्मान पाना, बच्चा जो होता है सब चीज़ों को करना चाहता है। स्कैनर साहब को आपको पता ही है, स्कैनर साहब जो है अनुकरण का सिद्धांत दिए हैं, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 दिया है, अभी आपको बताई भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे एरिकसन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक
अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। 18 माह से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था और 6 से 12 वर्ष तक किशोरावस्था। याद रखिएगा, आपको बता दें 3 से लेकर 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था है जो एरिकसन साहब की है, और इसमें जो वो बताते हैं कि इस अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावना की ओर ले जा सकता है। तो यह जो अवस्था होती है 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा जो होता है वो नादान होता है, इसमें उसके अंदर विशेष प्रकार के दोष और गुण भी पाए जाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक कारक विकास को कौन प्रभावित नहीं कर सकता है? याद रखेगा, परिवार और वातावरण मानसिक प्रभाव को आप लोग क्या करेंगे, ये जो होते हैं दोनों प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, परिवार की सामाजिक स्थिति भी जो होता है यह मानसिक विकास को प्रभावित करता है। परिवार का आर्थिक स्थिति भी, जैसे पैसे रुपया, सामाजिक स्थिति मतलब समाज में स्थान जो होता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, लेकिन धार्मिक वातावरण जो होता है मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन कुछ अलग होता तो इसका आंसर कुछ अलग होता है। इसके अनुसार यही होगा कि बच्चे का जो धार्मिक वातावरण होता है वह मानसिक विकास को प्रभावित करता नहीं है, इस बात को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत जो है कोहलर वर्ग ने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग जो है चूहों पर किसने किया है, तो मेंडल ने किया है। यहीं से दो प्रश्न बना देते हैं। मेंडल ने वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग किस पर किया है, तो चूहों पर किया है, और वंशानुक्रम संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया है, तो मेंडल ने किया है। ऐसे आप लोग समझिएगा, ठीक ना, ये बात को याद रखेगा। कभी ये भी पूछ सकता है कि मेंडल ने चूहों पर कौन सा प्रयोग किया है, तो वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग किया है। ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकते हैं, इसको देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। याद रखिएगा, लक्षण नहीं है पूछा है। तो खुशी मिजाज जो होता है ऊर्जावान बालक का लक्षण तो है, सामाजिक भी है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आसानी से चिढ़ने वाला और ऊर्जा का उच्च स्तर। तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, तो ये भी लक्षण है दोस्तों, सामाजिक भी लक्षण है, खुशमिजाज भी लक्षण है, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला बालक जो होता है वह जो होता है, याद रखिएगा, ऊर्जावान बालक का लक्षण नहीं होता है कि उसको आसानी से आप चिढ़ा देंगे। कोई भी बात बताएंगे वो बालक आसानी से चिढ़ जाएगा, तो ऊर्जावान बालक कैसे कहलाएगा, वह प्रतिभाशाली बालक कैसे कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, आपको बताए हैं 12 से प्रारंभ होती है, और कब तक जाती है किशोरावस्था, 18 साल तक जाती है। कितने साल तक जाती है दोस्तों, 18 साल तक जाती है। 10 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ होती है, 16 वर्ष से कि 12 वर्ष से कि 18 वर्ष से, ये बात को याद रखिएगा। जिस वर्ष ये प्रश्न बना था उस वर्ष काफ़ी लोग फंसे थे। किसमें फंसे थे, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष से कि 18 वर्ष से। कितने लोग थे कि 18 वर्ष के साथ गए, कितने लोग थे कि 12 वर्ष के साथ गए। प्रारंभ पूछा है, अंत नहीं पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, प्रारंभ मतलब स्टार्ट होती है, किस कब से स्टार्ट होती है, 12 से। यही कहा था किशोरावस्था अंत कब होता है, किशोरावस्था का अंत कब होता है, तो आप लोग जाइएगा 18 वर्ष की आयु से, आयु तक, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कहा है किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग देखेगा पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय किसने दिया था। तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय जो है वह कार्ल रोजर्स नामक मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, इस बात को याद रखिएगा। कार्ल रोजर्स नामक मनोवैज्ञानिक दिए हैं, इस बात को याद रखेंगे। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझने में सहायता प्रदान की है, तो कौन है दोस्तों, याद रखिएगा। वह किसी भी वस्तु में अस्तित्व विकास को समझने में सहायता किसने दिया है, तो पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चों की बात सुनता है। यह कथन बालक का किस लक्षण की ओर इंगित करता है। एक बालक है जो देखता है कि जो सूर्य है ना उसके साथ साथ चल रहा है, वह मुड़ रहा है तो वो भी मुड़ रहा है, तो यह बात किस कथन की ओर इंगित करता है, यह कर रहा है
पराहम केंद्रीयता को, कि केंद्रीयता को, सजीव चिंतन को, कि वस्तु स्थित्व को। याद रखिएगा, यह जो कर रहा है सजीव चिंतन को, सजीव चिंतन लड़का कर रहा है कि अगर मैं चल रहा हूं तो ये सूर्य भी चल रहा है, मैं मुड़ रहा हूं तो ये सूर्य भी मुड़ रहा है। यह किसके तरफ ये कर रहा है? तो सजीव चिंतन की तरफ कर रहा है इशारा। चलिए आगे देखेंगे, किसने यह दावा किया कि सभी भाषा में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होती हैं? तो इस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? याद रखेगा, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं ना, इसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है दोस्तों? भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, और यही कहा है आपको, इस बात को याद रखेगा। स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा जो होता है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? याद रखिएगा, जो बच्चों का विकास होता है वह जननांगों की तरफ जाता है। वह कौन सी अवस्था है? याद रखिएगा, यह जो नाम से ही थोड़ा काम हो जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जननांग जो होते हैं, जननांग स्त्री और पुरुष, जिसमें फीमेल और मेल होते हैं, और उसी को लैंगिक पहचान कहते हैं। ठीक ना, लिंग के आधार पर ही इसकी पहचान की जाती है, जननांगों के आधार पर ही लैंगिकता की पहचान की जाती है। और किसके तरफ ये ध्यान आकर्षित करा रहा है? लैंगिक की तरफ करा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन बच्चों के हेतु बेसर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? याद रखिएगा, मापन संबंधित प्रणाली कर रहा है, तो अंक गणित है, कि आपका सदृशता समानता है, कि शाब्दिक तर्क है, कि आपका चित्र पूर्ति है। तो यह जो है दोस्तों शाब्दिक तर्क है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कौन बच्चे हेतु बैचलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन पद्धति है? तो याद रखेगा, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे की जो मापन पद्धति है वह चित्र पूर्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही नहीं हो जाएंगे। ये बात को याद रखिएगा, ये बात को समझते रहिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान का डॉट सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो याद रखेगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, कि व्यवहारात्मक सिद्धांत, कि आपका क्रांतिक अवस्था समूह, कि संज्ञानात्मक आपका सिद्धांत। ये बात याद रखेगा। तो बाल मनोविज्ञान का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है ना, वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, अगला देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन है कि ए बायोग्राफिकल, याद रखिएगा, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है दोस्तों? यह डार्विन की पुस्तक है। किसकी है दोस्तों? डार्विन की है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। तो याद रखिएगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है विश्वसनीयता, वैधता भी होता है और मानक भी होता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, कि जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता आपको मिलेगी, आपको वैधता मिलेगी, और एक आपका मानक मिलेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों बातें सही कही गई है, इस बात को याद रखेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो में आप बने रहे अब तक के लिए, तो आपको बहुत बहुत मैंने धन्यवाद मेरे तरफ से। और वीडियो अच्छी है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। आज की